पहला सवाल संविधान की आत्मा यानी प्रस्तावना से जुड़ा है। सवाल है, इनमें से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के जरिए प्रस्तावना में जोड़ा गया था? और आपके विकल्प हैं ए संप्रभु, बी धर्मनिरपेक्ष, सी गणराज्य या डी न्याय। इसका सही जवाब है बी धर्मनिरपेक्ष, सेक्युलर। और ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये उस दौर की राजनीति का एक बहुत बड़ा प्रतिबिंब था। 1976 में जब देश में आपातकाल लगा हुआ था, तब 42वां संशोधन आया। इससे कई लोग मिनी संविधान भी कहते हैं। हाँ, सुना है मैंने, क्योंकि इसने बहुत बड़े बदलाव किए थे। बिल्कुल। तो इसी संशोधन ने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। अच्छा, तो ये 3 शब्द थे। लेकिन ये बाकी के विकल्प जैसे संप्रभु और गणराज्य, ये तो पहले से थे, है ना? एकदम। संप्रभु, गणराज्य और न्याय का जो आदर्श है, वो तो 1950 से ही हमारी प्रस्तावना का हिस्सा थे। 1976 में इन शब्दों को जोड़ने के पीछे जो आधिकारिक तर्क था, वो ये था कि इससे देश की सामाजिक और धर्मनिरपेक्ष बनावट को और मजबूती से स्पष्ट किया जा रहा है। हालांकि आलोचक इसे उस समय की राजनीतिक उथल-पुथल से भी जोड़कर देखते हैं, पर संवैधानिक तौर पर इन शब्दों ने प्रस्तावना को और ज्यादा परिभाषित कर दिया। समझ गया। तो ये सिर्फ एक शब्द का बदलाव नहीं, बल्कि एक वैचारिक बदलाव को दर्शाने की कोशिश थी। चलिए, प्रस्तावना तो संविधान का दर्शन है और इसी दर्शन से नागरिकों को मिलते हैं मौलिक अधिकार। हमारा अगला सवाल इसी से जुड़ा है। कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों और विदेशियों दोनों को मिलता है? विकल्प हैं ए समता का अधिकार, बी वाक स्वतंत्रता, सी सांस्कृतिक अधिकार या डी वोट देने का अधिकार। इसका सही उत्तर है ए समता का अधिकार यानी राइट टू इक्वालिटी। और यहाँ संविधान की जो भाषा है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अनुच्छेद 14 जो कानून के सामने बराबरी की बात करता है, वो कहता है द स्टेट शेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन। अच्छा, एनी पर्सन। हाँ, यहाँ पर्सन यानी व्यक्ति शब्द का इस्तेमाल हुआ है, सिटीजन यानी नागरिक का नहीं। इसका सीधा मतलब है कि ये अधिकार भारत की जमीन पर मौजूद हर इंसान पर लागू होता है, चाहे वो भारतीय हो या विदेशी। ये बहुत ही बारीक लेकिन जरूरी बात है। तो इसका मतलब वाक स्वतंत्रता यानी बोलने की आजादी वो विदेशियों को उस तरह नहीं मिलती। एकदम सही। अनुच्छेद 19 जिसमें बोलने की आजादी, सभा करने की आजादी जैसी स्वतंत्रताएं हैं, वो खास तौर पर नागरिकों के लिए है। इसी तरह अनुच्छेद 29-30 के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार भी सिर्फ नागरिकों के लिए हैं। और वोट देने का अधिकार? असल में वोट देने का अधिकार तो एक मौलिक अधिकार है ही नहीं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कानूनी या संवैधानिक अधिकार है, पर यह भी सिर्फ नागरिकों को मिलता है। तो व्यक्ति और नागरिक का ये जो फर्क है, ये मौलिक अधिकारों की नींव में है। अधिकारों के साथ साथ संविधान सरकार को कुछ लक्ष्य भी देता है, जिन्हें हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या डीपीएसपी कहते हैं। तो हमारा तीसरा सवाल इसी से है। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किस अनुच्छेद में है? आपके विकल्प हैं ए अनुच्छेद 40, बी अनुच्छेद 44, सी अनुच्छेद 48 या डी अनुच्छेद 91। इसका सीधा जवाब है बी अनुच्छेद 44। यह अनुच्छेद कहता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। ये एक निदेशक सिद्धांत है, मतलब सरकार के लिए एक लक्ष्य है, एक दिशा निर्देश। और निदेशक सिद्धांत और मौलिक अधिकारों में मुख्य अंतर यही है कि आप डीएसपी को लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। सही कहा ना मैंने? बिल्कुल। ये नॉन जस्टिशिएबल हैं, लेकिन देश के शासन के लिए मौलिक माने जाते हैं। बाकी विकल्पों को देखें तो अनुच्छेद 40 गांधीवादी विचारधारा का प्रतीक है, वो ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन को आधुनिक बनाने और गौवंश के संरक्षण की बात करता है। और अनुच्छेद 51 वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है। चलिए, अब सरकार के उन अंगों की बात करते हैं जो इन लक्ष्यों को कानून में बदलते हैं, यानी हमारी संसद। सवाल है, संसद का कौन सा सदन कभी भंग नहीं किया जा सकता? और विकल्प है ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी दोनों या डी कोई नहीं।
सही जवाब है बी, राज्यसभा। और इसकी ये जो स्थायी प्रकृति है ना, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत और पहचान है। इसे डिजाइन ही इसलिए किया गया था ताकि देश में कभी भी एक विधायी शून्य मतलब एक लेजिस्लेटिव वैक्यूम ना पैदा हो, भले ही लोकसभा भंग क्यों ना हो गई हो। अच्छा। लोकसभा का कार्यकाल तो 5 साल का होता है और उससे पहले भी भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा एक निरंतर चलने वाला सदन है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते हैं और उनकी जगह नए सदस्य आ जाते हैं। तो ये एक तरह की निरंतरता और स्थिरता बनाए रखता है। बहुत खूब। अब जब संसद कानून बनाती है तो उसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है और यहीं पर राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां काम आती हैं। अगला सवाल इसी पर है, कौन सी वीटो शक्ति राष्ट्रपति को किसी विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटाने की अनुमति देती है? विकल्प ए पूर्ण वीटो, बी निलंबनकारी वीटो, सी जेबी वीटो या डी न्यायिक वीटो। ये शक्ति है निलंबनकारी वीटो, सस्पेंसिव वीटो। इसका नाम ही इसके काम को बताता है, निलंबन यानी कुछ समय के लिए रोकना। इस शक्ति का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति किसी भी साधारण विधेयक को, धन विधेयक को छोड़कर संसद को वापस भेज सकते हैं और ये कह सकते हैं कि इस पर फिर से विचार करें। बिल्कुल। लेकिन इसका सबसे दिलचस्प पहलू पता है क्या है? अगर संसद उस विधेयक को बिना किसी बदलाव के या बदलाव के साथ दोबारा पारित कर देती है तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी सहमति देनी ही होगी। ओहो, तो मतलब ये वीटो सिर्फ एक तरह की देरी करने की तरकीब है। कह सकते हैं। अंतिम शक्ति तो संसद के पास ही रहती है। पूर्ण वीटो में तो बिल सीधे सीधे खारिज हो जाता है और जेबी वीटो में राष्ट्रपति उसे अपनी जेब में रख लेते हैं, मतलब कोई फैसला नहीं लेते। और न्यायिक वीटो जैसी कोई चीज भारत के राष्ट्रपति के पास है ही नहीं। तो हमने केंद्र में राष्ट्रपति की शक्तियों को देखा, अब राज्यों की तरफ चलते हैं। एक बहुत ही सीधा लेकिन महत्वपूर्ण सवाल, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? विकल्प है ए प्रधानमंत्री, बी मुख्यमंत्री, सी राष्ट्रपति या डी सर्वोच्च न्यायालय। इसका सही उत्तर है सी, राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 155 के मुताबिक राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। व्यवहार में ये प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर होता है, लेकिन संवैधानिक अधिकार पूरी तरह से राष्ट्रपति का है। यहाँ एक कंफ्यूजन अक्सर होता है, राज्यपाल तो राज्य में काम करते हैं, तो क्या मुख्यमंत्री की कोई औपचारिक भूमिका होती है उनकी नियुक्ति में? औपचारिक रूप से तो बिल्कुल नहीं। नियुक्ति का अधिकार पूरी तरह से राष्ट्रपति का है। अच्छी परंपरा ये जरूर कहती है कि केंद्र सरकार संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह मशवरा कर ले, लेकिन ये बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, समझ गया। तो हमने देखा कि कार्यपालिका में नियुक्तियां कैसे होती हैं, लेकिन अगर कार्यपालिका या विधायिका कोई ऐसा काम कर दे जो संविधान के खिलाफ हो तो उसे कौन रोकेगा? यहीं पर न्यायपालिका की सबसे बड़ी ताकत यानी न्यायिक पुनरावलोकन का सवाल आता है। हमारा अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति मुख्य रूप से किस अनुच्छेद से निकलती है? आपके विकल्प हैं ए अनुच्छेद 13, बी अनुच्छेद 32, सी अनुच्छेद 136 या डी अनुच्छेद 226। ये एक बेहतरीन सवाल है क्योंकि इसमें विकल्प बहुत करीबी लगते हैं, लेकिन इसका जो सही जवाब है वो है ए अनुच्छेद 13। यही वो जड़ है जहां से न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत निकलता है। अनुच्छेद 13(2) साफ कहता है कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बना सकता जो मौलिक अधिकारों को छीनता या कम करता हो, और अगर बना दिया तो वो कानून उस हद तक शून्य यानी अमान्य माना जाएगा जहां तक वह अधिकारों का उल्लंघन करता है। तो फिर अनुच्छेद 32 और 226 क्या हैं? उनमें भी तो कोर्ट जाने की शक्ति है। सुप्रीम कोर्ट को और 226 हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्तियां देता है। ये न्यायिक पुनरावलोकन को लागू करने के उपकरण है, साधन है, लेकिन जो मूल सिद्धांत है, जो न्यायपालिका को ये कहने की शक्ति देता है कि ये कानून असंवैधानिक है, उसकी नींव अनुच्छेद 13 में ही है। अच्छा, आपने रिट का जिक्र किया तो अगला सवाल उसी से जुड़ा है। एक बहुत प्रसिद्ध रिट है। किस रिट का शाब्दिक अर्थ है बंदी को प्रस्तुत करो? विकल्प हैं ए परमादेश, बी उत्प्रेषण, सी प्रतिषेध या डी बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका उत्तर है डी बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस। यह एक लैटिन वाक्यांश है जिसका मतलब है
टू हैव द बॉडी ऑफ यानी शरीर को प्रस्तुत करना। इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रक्षक माना जाता है। गया है तो वो कोर्ट में ये रिट दायर कर सकता है। कोर्ट फिर पुलिस या संबंधित अथॉरिटी को आदेश देता है कि उस व्यक्ति को हमारे सामने पेश करो और बताओ कि उसे किस आधार पर हिरासत में रखा गया है। वाकई व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए ये एक बहुत ही शक्तिशाली उपकरण है। अब एक अलग विषय पर चलते हैं, आपातकालीन प्रावधान। सवाल है, वित्तीय आपातकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में है? आपके विकल्प हैं ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 360 या डी अनुच्छेद 365। सही उत्तर है सी अनुच्छेद 360। ये राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है अगर उन्हें लगे कि देश की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा है। इसमें केंद्र सरकार राज्यों के वित्तीय मामलों पर बहुत ज्यादा नियंत्रण हासिल कर लेती है, यहाँ तक कि जजों की सैलरी भी कम की जा सकती है। पर अच्छी बात यह है कि भारत में आज तक कभी भी वित्तीय आपातकाल लगाने की नौबत नहीं आई है। भगवान का शुक्र है। और बाकी के दो आपातकाल, अनुच्छेद 352 और 356? अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से जुड़ा है, जो युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लगाया जाता है। और अनुच्छेद 556 जिसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा हुआ है, वो राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित है। तो ये तीन अलग अलग तरह के संकटों के लिए तीन अलग अलग प्रावधान हैं। चलिए अब जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की बात करते हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? विकल्प ए नगरपालिकाएं, बी पंचायती राज, सी सहकारी समितियां या डी वित्त आयोग। ये एक ऐतिहासिक संशोधन है और इसका संबंध है बी पंचायती राज से। 1992 में इस संशोधन ने भारत के ग्रामीण इलाकों में लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक पहुंचाया और पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। इसी ने संविधान में भाग 9 जोड़ा और त्रिस्तरीय यानी ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर पंचायतों की व्यवस्था की। और शहरी स्थानीय निकायों यानी नगर पालिकाओं के लिए, उनके लिए भी कुछ था? हाँ, उनके लिए ठीक इसके बाद 74वां संशोधन लाया गया था। तो 73वां और 74वां संशोधन मिलकर स्थानीय स्वशासन की रीढ़ की हड्डी हैं। बिल्कुल। अब कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायों पर नजर डालते हैं। भारत का निर्वाचन आयोग क्या है? ए संवैधानिक निकाय, बी सांविधिक निकाय, सी कार्यकारी निकाय या डी न्यायिक निकाय। ये एक ए संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और इन शब्दों का फर्क समझना बहुत जरूरी है। संवैधानिक निकाय वो होते हैं जिनका जिक्र और जिनकी शक्तियां सीधे संविधान से आती हैं। जैसे निर्वाचन आयोग का जिक्र अनुच्छेद 324 में है। इसका मतलब है कि इसे कोई सरकार आसानी से खत्म नहीं कर सकती। तो इसकी स्वतंत्रता सीधे संविधान से ही सुनिश्चित होती है। बिल्कुल, ताकि ये निष्पक्ष चुनाव करा सके। सांविधिक निकाय वो होते हैं जो संसद के किसी कानून से बनते हैं और कार्यकारी निकाय सरकार के आदेश से। बहुत बढ़िया। एक और महत्वपूर्ण पद पर सवाल, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? विकल्प हैं ए प्रधानमंत्री, बी संसद, सी राष्ट्रपति या डी सर्वोच्च न्यायालय। राज्यपाल की तरह ही सीएजी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। इसका प्रावधान अनुच्छेद 148 में है। सीएजी को सार्वजनिक पर्स का संरक्षक या गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स भी कहा जाता है। अच्छा, सार्वजनिक पर्स का संरक्षक। हाँ, इसका काम ये देखना है कि सरकार जो पैसा खर्च कर रही है वो संसद की अनुमति से और नियमों के अनुसार हो रहा है या नहीं। तो ये देश के वित्तीय प्रहरी हैं। अब एक और आयोग पर बात करते हैं जो केंद्र राज्य संबंधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? विकल्प ए अनुच्छेद 110, बी अनुच्छेद 280, सी अनुच्छेद 324 या डी अनुच्छेद 356। इसका सही जवाब है बी अनुच्छेद 280। राष्ट्रपति हर 5 साल में एक वित्त आयोग का गठन करते हैं। इसका मुख्य काम ये सिफारिश करना है कि केंद्र सरकार टैक्स से जो कमाई करती है उसका कितना हिस्सा राज्यों को दिया जाना चाहिए और फिर उन राज्यों के बीच उसे कैसे बांटा जाए। ये वित्तीय संघवाद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है। चलिए अब वापस संसद की कार्यवाही पर आते हैं। एक सीधा सवाल है, लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है?
आपके विकल्प हैं ए उपराष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी अध्यक्ष स्पीकर या डी राष्ट्रपति। इसका उत्तर है सी, अध्यक्ष यानी स्पीकर। लोकसभा का अध्यक्ष सदन का पीठासीन अधिकारी होता है और सदन की सारी कार्यवाही उसी के नियंत्रण में चलती है और अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य अपने में से ही करते हैं। यहाँ अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं उपराष्ट्रपति से। हाँ, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, लोकसभा के नहीं। प्रधानमंत्री सरकार के मुखिया होते हैं और राष्ट्रपति राष्ट्र के। बिल्कुल। और अब हमारा आज का आखिरी सवाल, ये अधिकारों के दूसरे पहलू यानी नागरिकों के दायित्वों से जुड़ा है। मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? विकल्प हैं ए 42वां, बी 44वां, सी 52वां या डी 61वां। इसका जवाब वही है जहां से हमने शुरू किया था, ए 42वां संशोधन 1976। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर आपातकाल के दौरान ही संविधान में एक नया भाग 4A और अनुच्छेद 51A जोड़ा गया। इसमें 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। यह महसूस किया गया कि अधिकारों के साथ साथ नागरिकों को अपने कर्तव्यों के प्रति भी सचेत होना चाहिए। और बाद में एक और जोड़ा गया था शायद। हाँ, बाद में 2002 में 86वें संशोधन से एक और कर्तव्य जोड़ा गया जो शिक्षा से संबंधित है। तो ये थी हमारी भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित एक क्विज चर्चा। इन 15 सवालों के जरिए हमने प्रस्तावना से लेकर मौलिक कर्तव्यों तक कई अहम पड़ावों को छुआ और ये साफ है कि सिर्फ क्या जानना काफी नहीं है, क्यों और कैसे समझना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, संविधान कोई सूखी बेजान किताब नहीं है। ये एक जीवंत दस्तावेज है जो हमारे देश के शासन की नींव है। हर अनुच्छेद, हर प्रावधान के पीछे एक इतिहास है, एक बहस है और एक दर्शन है। इन्हें समझना हमें केवल एक बेहतर परीक्षार्थी नहीं बल्कि एक बेहतर और जागरूक नागरिक बनाता है। इसी सोच के साथ हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं और जाते जाते एक विचार आपके लिए छोड़ जाते हैं। मौलिक कर्तव्यों को संविधान लागू होने के 26 साल बाद 1976 में जोड़ा गया, जबकि मौलिक अधिकार शुरू से ही थे। ये इस बारे में क्या बताता है कि समय के साथ अधिकारों और दायित्वों के बीच संतुलन और एक नागरिक होने के मतलब की हमारी समझ कैसे विकसित हुई है? सोचिएगा जरूर।